जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। साथियों, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज की क्लास में हिंदी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सर ने आपको हिंदी पढ़ाई है, बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बेकार पढ़ाई है, इतनी अच्छी पढ़ाई है कि मैंने उनके खुद के नोट्स खुद द्वारा पढ़े हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छी हिंदी लगी। तो सर ने बोला है कि हिंदी को मैं जल्दी से जल्दी फिनिश कराऊं, तो इस वजह से हिंदी को मैं जल्दी से जल्दी फिनिश कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग दो सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जिनको मैं जल्दी से जल्दी फिनिश कराने की कोशिश करूंगी। आई होप कि जो क्लास आपकी सुबह आई है हिंदी की, उससे अलग क्लास ही आपकी शाम को भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस पढ़ते रहना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सर ने क्लास 37 तक करा दिया है हिंदी को। आज आपकी क्लास 38 है, जिसमें हिंदी साहित्य सर पढ़ा रहे थे। सर ने पार्ट 3 तक पढ़ा दिया था, 1 से लेकर पार्ट 3। आज मैं पार्ट 4 को पढ़ाऊंगी। ठीक है, और कोशिश करूंगी हिंदी साहित्य इसी क्लास में पूरा फिनिश हो जाए। नहीं होगा तो अगली क्लास और लगा देंगे। ठीक है, तो साथियों, हिंदी साहित्य को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, द्विवेदी युग बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि दीदी आपने द्विवेदी युग के सामने ये क्या लिखा है, जागरण सुधार काल। एक्चुअली में क्या है कि द्विवेदी युग को ही जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 तक रहा था। ठीक है, अब बात आती है, जैसे कि पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए द्विवेदी युग से संबंधित कवि का नाम, और 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको आता है तभी तो आप बता पाओगे। आपको आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी युग से संबंधित हैं। ठीक है, तो आप कर आओगे। और ऐसे प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं, हल्के में मत लेना इनको। हमको हल्के में कुछ भी नहीं लेना भाई। हिंदी 37 क्वेश्चन है तो 37 करके आएंगे, कुछ भी हो जाए। इस बार सिलेक्शन तो लेना है, और वो भी अच्छे नंबरों के साथ। ठीक है ना। तो देखो, द्विवेदी युग में सबसे पहले कवि का नाम आता है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक, इनकी रचना गुणवंत हेमंत। इनकी रचना गुणवंत हेमंत। ठीक है, जिसको खड़ी बोली की पहली कविता बोला जाता है। खड़ी बोली की पहली कविता गुणवंत हेमंत। ठीक है, किसने लिखी? श्रीधर पाठक ने। श्रीधर पाठक का संबंध किस युग से है? द्विवेदी युग से है या जागरण सुधार काल से है। ठीक है ना। श्रीधर पाठक की कुछ और रचनाएं हैं जो पेपर में पूछ ली जाती हैं। कश्मीरी सुषमा, वनाष्टक, भारत गीत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कश्मीरी सुषमा, वनाष्टक, भारत गीत और गुणवंत हेमंत, जो कि खड़ी बोली की पहली कविता है। द्विवेदी युग के दूसरे कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना काव्य मंसूजा गंगा लहरी। भाई याद कर लेना, मैं लाइव सेशन में आपसे पूछ लूंगी, लेकिन आपको याद करके आना है। ठीक है, मैं आपके लिए अपना 100% दूंगी, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है ना। आप भी अपना 100% दीजिए। जब सामने वाला इंसान आपको 100% दे रहा है, तो आप भी अपना 100% देंगे। ठीक है ना। अब बात आती है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ये किस युग से है? ये द्विवेदी युग से है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, इनकी रचना प्रिय प्रवास। इनकी रचना प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का पहला उपन्यास है। खड़ी बोली का पहला उपन्यास प्रिय प्रवास है। क्या है? प्रिय प्रवास रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की अन्य रचनाएं पारिजात, वैदेही वनवास। भाई ये मेरे पेपर में आया था, ये मेरे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया था, मुझे अभी तक याद है। ठीक है, प्रेम प्रपंच, कल्पलता, रस कलश, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास जो कि खड़ी बोली का पहला उपन्यास है।
साथियों अब हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग में ही मैथिली शरण गुप्त के बारे में। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास बोला जाता है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, तो देख लो। जयद्रथ वध जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुरुकुल, किसान, साकेत बहुत पूछी जाती है भाई। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत, आज अयोध्या नाम है ना, अयोध्या का पहले नाम क्या था? साकेत था। ठीक है ना। भारत भारती मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत भारती किसने लिखी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है। पंचवटी, मेघनाथ वध, इनको तो रट लेना, प्लीज रट लेना, मेरे कहने पे रट लेना। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रही है आपकी। ठीक है। भारत भारती क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? 1912 में इसी रचना के बाद गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। साथियों द्विवेदी युग में कामता प्रसाद गुरु के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कामता प्रसाद गुरु का संबंध द्विवेदी युग से है। हिंदी भाषा का पाणिनि बोला जाता है इनको। हिंदी भाषा की पाणिनि किसको बोला जाता है? कामता प्रसाद गुरु को बोला जाता है। जैसा कि मैं बता दूं, पाणिनि ने अष्टाध्यायी रचना की। ठीक है, इसको आप याद रखना। कामता प्रसाद गुरु की रचनाएं भौमासुर वध और विनय पचासा हैं, इनको याद रख लेना। अब हम पढ़ेंगे छायावाद के बारे में, छायावाद युग के बारे में। ठीक है साथियों, जैसा कि साथियों मैंने अभी आपसे बोला था, अभी मैं आपको छायावाद युग के बारे में बताने वाली हूं, तो आप छायावाद युग में आ चुके हैं। ठीक है, छायावाद युग को क्या कहा जाता है? चतुष्पद कहलाता है। छायावाद युग चतुष्पद कहलाता है। ठीक है, छायावाद के चतुष्पद मतलब जिसमें 4 पद हैं जिनको अलग से डेडिकेट किया गया है, वो कौन है? तो आप देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, इन चारों को बोला जाता है छायावाद का चतुष्पद। ठीक है ना, समझ गए। और अभी छायावाद युग से राम कुमार वर्मा भी हैं, भगवती चरण वर्मा भी हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा बोला गया है, सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु, सूर्यकांत त्रिपाठी को महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है छायावाद युग के जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। इन तीनों को बृहत्त्रयी बोला गया है। क्या बोला गया है? बृहत्त्रयी। और बात करते हैं बचे हुए तीनों की, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इनको लघुत्रयी बोला गया है। ठीक है, यहां तक कंडीशन आपको समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। साथियों जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का उपनाम, ठीक है, जैसा कि हमने देखा है किसी न किसी के अन्य नाम भी होते हैं, उपनाम भी होते हैं, निकनेम भी होते हैं, उसी तरीके से इनका उपनाम है कलाधर। क्या है? कलाधर। जयशंकर प्रसाद की पहली कविता शावन पंचक है। कौन सी है? शावन पंचक है। अब बात करें जयशंकर प्रसाद की उर्वशी रचना की। ठीक है, उर्वशी रचना चंपू काव्य से संबंधित है। बहुत पूछा जाता है कि बताइए ऐसी कौन सी रचना है जो चंपू काव्य से संबंधित है, तो आप बोलोगे उर्वशी है। चंपू का मतलब है ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है ना, उर्वशी रचना आपकी गद्य और पद्य दोनों में है। जयशंकर प्रसाद की अगली रचना है झरना। इसको छायावाद की पहली रचना बोला गया है, या हम इसको छायावाद की पहली प्रयोगशाला कह सकते हैं। ठीक है ना, छायावाद की कौन सी ऐसी रचना है जो प्रयोगशाला की गई, प्रथम प्रयोगशाला के अंतर्गत रखी गई, तो आप बोलोगे झरना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अगली रचना है आंसू, जिसको हिंदी का मेघदूत बोला जाता है। जयशंकर प्रसाद की अगली रचना कामायनी,
इसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग में से 3 कुछ इस तरह हैं। मनु का अर्थ है मन, ठीक है। श्रद्धा का अर्थ है हृदय, ईड़ा का अर्थ है बुद्धि, ठीक है ना। ये 15 सर्ग में से 3 हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। जयशंकर प्रसाद की अगली रचना है लहर। भाई रचनाओं को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना, रचनाओं को अच्छे से याद कर लेना। साथियों छायावाद युग के दूसरे कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। ये भी याद रखना है कि ये किस युग से है। पेपर में पूछा जाए तो कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ना हमको, ठीक है ना। अब आप देख लो सूर्यकांत त्रिपाठी की जो कविता है, जो रचना है वो कौन सी है? अनामिका है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनामिका के अंतर्गत ही 2 और रचनाएं हैं, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, ठीक है ना। तोड़ती पत्थर किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, लेकिन ये अनामिका के अंतर्गत ये दोनों रचनाएं आती हैं। अब बात कर लेते हैं परिमल की। परिमल एक काव्य संग्रह है। परिमल क्या है? एक काव्य संग्रह है। और इस परिमल के अंतर्गत संध्या सुंदरी, जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक जैसी रचनाएं हैं। अब आप ये मत सोचना कि दीदी संध्या सुंदरी किसने लिखी। संध्या सुंदरी के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, गीतिका, ये सारी रचनाएं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। साथियों अब हम अगला कवि पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में, ठीक है। इनकी रचनाएं जो अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं। अब मैं किस किस के बारे में बोलूं कि पूछी जाती हैं। ये पूरा सेशन ही इंपॉर्टेंट है। मुफ्त टेस्ट आप लगाते होंगे, आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3 देखने को अवश्य ही मिल गए होंगे। मैं ऑल हिंदी साहित्य की बात कर रही हूँ, ठीक है। जितना सर ने पढ़ाया है और जितना मैं पढ़ा रही हूँ, सबको मिला के 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल गए होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? उच्छ्वास है, पल्लव है, ग्राम्या है, गुंजन है, युगवाणी है, चिदम्बरा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चिदम्बरा। लोकायतन है, कला और बूढ़ा चांद है। ये सारी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अगला पढ़ेंगे हम महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसको बोला गया है? महादेवी वर्मा को। और इनको हिंदी के विशाल युग की बीड़ा पाड़ी भी बोला जाता है, ठीक है ना। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिका, निहार, सांध्य गीत। ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से डबल लाइन की हुई है मैंने, ठीक है ना। अगला देखो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिम तरंगिनी है, हिम किरीटनी है, समर्पणा है, ठीक है ना। अब एक नोट पॉइंट देख लीजिए बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में। इनकी 2 रचनाएं हैं। 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो कुमकुम है और एक रश्मि रेखा है, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथियों छायावाद युग की लास्ट कवियत्री है ना, 6वीं कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में इनकी रचना है, स्वदेश के प्रति इनकी रचना है, जलियांवाला बाग इनकी रचना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब कि क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे छायावादोत्तर काल के बारे में। छायावाद युग के बाद आया आपका छायावादोत्तर काल, ठीक है। अब
इसमें हम देखेंगे कौन कौन से कवि थे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है केदारनाथ अग्रवाल का, जिनको हम बालेंद्रू भी कहते हैं। ठीक है, इनकी मुख्य रचनाएं हैं, देख लो, नींद के बादल, हे मेरी तुम जो सिलाएं तोड़ते हो। ठीक है ना। अगली रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, इससे अगली है अपूर्वा। ठीक है, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे अगले कवि के बारे में। साथियों, छायोत्तरवाद युग में ही हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती की रचनाओं के बारे में। ठीक है, इनकी रचना है ठंडा लोहा, देशांतर, अंधायुग, कनुप्रिया। इंपॉर्टेंट है, पूरा सेशन ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात कहना चाहती हूँ, आज के लाइव सेशन में पूरा पूछूंगी। अगर आप सभी मुझे मानते हैं, आप सभी मुझे मानते हैं, तो इसको पूरा याद करके आएंगे। ठीक है ना। अगर आप मुझे मानते हैं तो इसको पूरा याद करके आएंगे। तो अगला देखो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना छायोत्तरवाद युग के ही कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, एक खूनी नाव। मतलब के सारे ही नेगेटिव पॉइंट्स इनमें हैं। देख रहे हो ना, दर्द भी है, खून भी है, और टंगे हुए लोग भी हैं खूंटियों पर। अगला देखो, मुक्ति बोध। मुक्ति बोध, बहुत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने दर्द दे दिया, अब चाहिए मुक्ति। क्या चाहिए? मुक्ति। मुक्ति बोध को ही गजानन माधव के नाम से जानते हैं। इनकी रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल। अगली रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। इन्होंने बोला है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। अगले कवि देखो, रामधारी सिंह दिनकर। इनको डिप्टी राष्ट्रपति कवि भी बोला जाता है, डिप्टी राष्ट्रपति कवि भी बोला जाता है। इनके अन्य नाम है, अन्य उपनाम है इनके, सूर्य, समय का सूर्य, मतलब कि समय सूर्य इनको बोल सकते हैं। और अधैर्य का कवि किसको बोला गया है? रामधारी सिंह दिनकर को बोला गया है। इनकी रचनाएं आप देख लीजिए, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रति, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। साथियों, छायोत्तरवाद के अगले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। ठीक है ना, काफी बड़ा नाम है, लेकिन परेशान नहीं होना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, जब पेपर में दिया होता है तो शॉर्टकट में ही दिया होता है, सच्चिदानंद अज्ञ करके आपको दिया होगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको किस वजह से जाना जाता है? इनको जाना जाता है चार तार सप्तक की वजह से। ठीक है, इनके समय में चार तार सप्तक हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्होंने चार तार सप्तक किए। ठीक है ना। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1979 में। अब बात आती है चौथे तार सप्तक की। इस तार सप्तक को, मतलब इस तार सप्तक में अज्ञ जी के साथ साथ नामवर सिंह को भी श्रेय जाता है। ठीक है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ की रचनाएं भग्नदूत, इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, और इससे अगली रचना है आंगन के पार द्वार। ये सारी रचनाएं अज्ञ जी की हैं। ठीक है साथियों। साथियों, आज की क्लास में हिंदी साहित्य खत्म नहीं हो पाया, लेकिन क्लासेस आपकी रेगुलरली बेस पे हिंदी साहित्य की या हिंदी की जो भी टॉपिक बचे हैं उन सब की क्लास मैं लूंगी। ठीक है, परेशान आपको नहीं होना है। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका रीजनिंग में एनालॉगी आ जाएगा। एनालॉगी एक चैप्टर है, आप उसको देखना, आज मैं उसको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में इतना ही। लाइव सेशन में सभी याद करके आना अगर आप मुझे मानते हो तो।
ठीक है साथियों, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।